माननीय पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह का बयान भी चल रहा था, उसी आपके चैनल पे चल रहा था, अच्छे से मैं जानता हूँ। और माननीय मंत्री जी आंदोलन से पैदा हुए हैं, लेकिन आंदोलन सही जगह करना चाहिए। माननीय मंत्री जी को मैं नसीहत नहीं दे रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी थोड़ा धैर्य रखिए। वह पुल बनेगा, पुल का निर्माण भी होगा, हमारी सरकार फिर से दोबारा 2022 में पूर्ण बहुमत से आएगी और हमारे मंत्री आकर के उस पुल कॉलोनी है, यहाँ पे भगत सिंह कॉलोनी है, यहीं मथौली चले जाइए तो स्वामी प्रसाद मुखर्जी के नाम से बनाया वार्ड है, लेकिन तमाम वीरों के नाम पे रखा गया वार्ड भी और सुरक्षित सभा चुनाव जो है आपके बहुत करीब और बहुत पास में आने वाला है। उसकी गर्माहट जो है, उसकी गर्मी जो है आप तक धीरे धीरे पहुंच रही होगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुशीनगर समाचार देख रहे हैं। देखिएगा, इस कड़ी में जो है लगातार हम पक्ष के जो नेता हैं, यानी भाजपा से संबंधित जितने भी नेता हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, उनके पास जाकर उनकी योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर पक्ष में रहते हुए उन्होंने किस कदर काम किया है और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे उतर नहीं पाई हैं। हालांकि सरकार ने इसको लागू कर दिया है, लेकिन वो योजनाएं जो जनप्रतिनिधियों को लागू करना था वो नहीं कर पाए हैं। तो हमारे साथ इस समय विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं संतोष सिंह जी, तो इनसे पूछ लेते हैं कि पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद दूंगा कुशीनगर के चैनल को, और जो भी दर्शक आपके हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद। देखिए, अब चूंकि हमने पहले भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें कहा था कि नेताजी को लपेटे में लेंगे और फिर से बैठे हैं तो नेताजी आपको लपेटे में लेना चाहते हैं। तो आप सीधे सीधे शब्दों से पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि जो क्षेत्र में अव्यवस्थाएं फैली हैं वो क्या, किस नज़र से देखते हैं उन अव्यवस्थाओं को? देखिए, पहली चीज़ तो बड़ा स्पष्ट मैं कहूँगा कि ये आपका नज़रिया है, चैनल का नज़रिया है ये देखने का कि कुशीनगर में अव्यवस्था फैली है सरकार के अकॉर्डिंग या जनप्रतिनिधि के अकॉर्डिंग। तो मैं कहना चाहूँगा इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, सब लोगों ने काम किया है। और मुझे लगता है कि सरकार हमारी 4.5 साल हुई, जिसमें 1.5 साल से लगभग 1.5 या 2 साल लगभग होने जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी से, जहां पूरी दुनिया जंग लड़ रही थी। उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, मुझे नहीं लगता कि कोई कोर कसर छोड़ा है लोगों को सुविधा पहुंचाने में। सड़क के लिए, बिजली के लिए, चाहे जो कोई भी सरकार की सुविधाएं रही है उसको पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। देखिए, आपने 3 बातें कहा, सड़क, बिजली। तो अब बता दें कि बिजली की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। और सड़क की बात कर रहे हैं तो आपके ही, अगर जिस कसिया में आप बैठे हैं और यहाँ से कसिया से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसी कसिया की अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता सकते हैं। वीर अब्दुल व्यवस्थित है तो ये रोड रह गया। और बिजली की बात कर लें तो बिजली की व्यवस्था वाकई चरमराई हुई है और जिस पंखे के नीचे आप बैठ रहे हैं हवा चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिजली कब कट जाए और आपको जनरेटर चलाना पड़े, इसका अंदाजा भी शायद नहीं। दो चीज़ें मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा। एक तो आपने सड़कों की बात कही, जो कसिया में नगर पालिका में सड़कें आती हैं, उस पर दोनों बातों का मैं 2 तरीके से जवाब दूंगा। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजली की व्यवस्था, मुझे लगता है कि आप लोगों से बेटर इस सवाल का जवाब और कोई नहीं दे सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि इसके पहले की जो सरकार थी, उस सरकार में 1 हफ्ता दिन में लाइट आती थी और 1 हफ्ता रात में लाइट आती थी। और मैं आपसे ही ये बात कहूँगा, आपसे ही ये सवाल करूँगा, आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर बैठे हैं, 18 घंटा ग्रामीण इलाकों में बिजली मिल रहा है। बिजली की कहीं कोई समस्या नहीं है। विपक्ष के लोग सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख करके हमको जवाब दे करके बता दें कि बिजली की समस्या 4 साल पहले क्या स्थिति थी और 4 साल बाद क्या थी, तो शायद सब। दूसरा प्रश्न आपने किया है हमसे कि सड़कों की स्थिति है। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहूँगा कि कुशीनगर के अगल बगल जो कॉलोनियों में जो सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, जिसको खराब सड़कें हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि सड़कें खराब हैं। नगर पालिका के तहत वो सड़क आती है। नगर पालिका में यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम है कि किन कारण में, किन परिस्थितियों में हमारे जनप्रतिनिधि इनके घटिया कामों को आपके पास नहीं लेके आए या हमारे सरकार के पास लेकर के नहीं आए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कुशीनगर नगर पालिका हमारे जिले के नगर पालिका और टाउन एरिया का सबसे भ्रष्टाचार अगर कहीं हुआ है तो कुशीनगर नगर पालिका में हुआ है। मुझे कहीं से कोई कहने, और मैं आपसे भी कहूँगा कि एक सड़क को, एक रोड को दिखाइए। कुछ सड़कें जो बनाए थे ये लोग 4 साल में, उस सड़कों की स्थिति जा करके देख लीजिए। अगर नगर पालिका इतना भ्रष्टाचार, कसिया के नगर पालिका इतना भ्रष्टाचार, मुझे नहीं लगता है कि पूरे जनपद नहीं, पूरे मंडल में कहीं हुआ होगा। तो यहाँ नगर पालिका के लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि हमको वहाँ ये लोग पैसा कमाना देखे, पैसा लेकर के, कमीशन लेकर के काम किए, सड़कों के बारे में नहीं सोचे। तो ये नगर पालिका
पालिका के लोगों का कुकृत्य है। देखिए, नगर पालिका से अगर ऊपर की भी बात किया जाए तो तमाम ऐसी आपके क्षेत्र की रोड हैं, सड़कें हैं जो अव्यवस्थित हैं, और फिर भी कहीं एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में वाकई अव्यवस्था है या आपकी नज़रों से अव्यवस्थाएं आपके क्षेत्र में है ही नहीं? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा, कुछ सड़कें ऐसी हैं, मैं बिल्कुल नहीं क्लीन चिट दूंगा कि सारी सड़कें कंप्लीट हो गई हैं और हमारी सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। कुछ सड़कें बहुत पहले की बनी हुई, तो पिछले 3-4 साल में सड़कें टूटी हैं, बरसात की वजह से, पानी की वजह से टूटी हैं। लेकिन हमारे सरकार ने और हमारे डिप्टी सीएम ने, केशव प्रसाद मौर्य ने, उन्हीं के पास से मंत्रालय PWD का, उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में और शासनादेश जारी किया है कि किसी भी कीमत तक 30 नवंबर तक जितनी गड्ढा सड़कें हुई हैं और टूटी सड़कें हैं उनको सबको कंप्लीट करके संपूर्ण कार्य किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं टूटी फूटी सड़कें हैं या कहीं लगी हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराना चाहिए, और अवगत करा देंगे तो मुझे लगता है कि कोई सड़क बाकी। सड़क पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तो ये हाईवे दिया है, ये रोड का जो जाल देख रहे हैं, ग्रामीण सड़क योजना के तहत गाँव को कनेक्टिविटी प्रदान करना, हाईवे से जुड़ना है, तो हमने आज से नहीं, हमने हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री के समय से करते चले आए हैं। मुझे नहीं लगता कि सड़कों की कोई दिक्कत या समस्या। अच्छा, चलिए, सड़कों की दिक्कत अगर हम नहीं मानते हैं तो अगर बात कर लें भ्रष्टाचार की, सड़कों की ही भ्रष्टाचार, तो ताज़ा मैटर हम आपको बता देते हैं। ये हाटा सकरौली का एक मामला है, जो पुल का मामला बहुत विख्यात चल रहा है इस समय। चाहूँगा, देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अलग चीज़ें होती हैं। बात विकास की हो तो मुझे नहीं लगता कि सारे नेताओं को मिल करके उस चीज़ को उठाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, गलत बात नहीं है। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि वो भी 5 साल शासन में रहे, वो पुल निर्माण आज से नहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी को अगर इतना कष्ट है उस पुल से, तो 4.5 साल पहले वो शासन सत्ता में थे, मंत्री थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो सड़क थी। माननीय मंत्री जी को ध्यान दे करके पुल बनवा देना चाहिए, वो तो बनवाए नहीं। अभी आप हमको कह रहे हैं कि आपके जनप्रतिनिधि जो वहाँ के हैं उनको हमने प्रश्न कर दिया, हमने प्रश्न उठाया तो वो नागवाज गुजरा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी कारणवश, अगर टेक्निकल इशू कोई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जानता हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा उस सड़क के बारे में बोलूँगा नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का है नहीं, हाटा विधानसभा का है, लेकिन जिले की बात है और मैं चैनल के माध्यम से देखा हूँ तो मैं बताता हूँ। अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट से वो सड़क नहीं बन पा रही है तो ठीक है, मुझे लगता है कि जल्दी दूर करके उस सड़क को बनवाया, उस पुलिया को बनवाया जाएगा, और हम लोग भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर किसी की वजह से जानबूझ करके रोका गया है तो मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, वो चाहे हमारे पार्टी का हो या चाहे कोई विपक्ष का नेता हो। लेकिन उस सड़क को लेकर के, पुलिया को लेकर के राजनीति और आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, सहयोग करने की जरूरत है ताकि उस पुल का निर्माण हो सके। लेकिन मंत्री जी ने तो कहा है कि अगर वो पुल का निर्माण नहीं हो तो वो अनशन करेंगे, और उनकी भी सरकार रही तो जवाबदेही कहीं ना कहीं उनसे भी तय करेंगे हम। लेकिन आप ये बताइए कि उम्मीद कब तक, उम्मीद की किरण दिखाई जाती हमेशा, लगभग तमाम नेता ने दिखाया है इस उम्मीद की किरणों को, लेकिन उम्मीद का वो किरण उजाले के रूप में कब तब्दील होगा? देखिए, बड़ा हम स्पष्ट कहेंगे कि माननीय मंत्री जी हमारे बड़े शुभचिंतक हमारे भी हैं, और मैं बड़ा हुआ हूँ और एक ज़माने में मैं उनका झंडा लेकर के नारा लगाया करता था सड़कों पे, तो माननीय मंत्री जी को बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। और माननीय मंत्री जी आंदोलन से पैदा हुए हैं, लेकिन आंदोलन सही जगह करना चाहिए। माननीय मंत्री जी को मैं नसीहत नहीं दे रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी थोड़ा धैर्य रखिए, वह पुल बनेगा, पुल का निर्माण भी होगा, हमारी सरकार फिर से दोबारा 2022 में पूर्ण बहुमत से आएगी और हमारे मंत्री आकर के उसको पुल का उद्घाटन। देखिए, पुल बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। लेकिन ये बात तो ठीक है, अब महंगाई पर चर्चा कर लेते हैं कि महंगाई पे आपको लगता है कि वाकई आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके देश में महंगाई व्यापक तौर पे बढ़ रहा है? आप महंगाई पूछ लेंगे, इसके बाद रोजगार भी पूछेंगे, तो दोनों का मैं जवाब एक साथ दे देता हूँ। देखिए, महंगाई और रोजगार दो ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि इस पे सारे बुद्धिजीवी लोगों को बैठ करके सोचना चाहिए और तब बोलना चाहिए। आज पूरी दुनिया जिस महामारी से घिरी पड़ी है, और ये रातों रात महंगाई उठ करके हमारे पास नहीं चली आई है, कहीं ना कहीं कोई कारण रहता है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया ठप पड़ी थी, ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ा था, आय क्रय विक्रय का कोई सिस्टम नहीं था, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे। और देखिए, बढ़ा क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है? किसान आंदोलन पर बैठा है। किसान कहता है भैया हमको तो आप 2 रुपये किलो अनाज चाहिए, फ्री में तेल चाहिए, फ्री में पानी चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, सब उनको फ्री में चाहिए, लेकिन हमारे अनाज का दाम, हमारे जितना हम पैदावार करते हैं, जितनी लागत लगाते हैं, आय हमारी दुगुनी होनी चाहिए। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा। एक समृद्ध देश के लिए, एक देश के विकास के लिए, जीडीपी की बात के लिए, जीडीपी की बात लोग करते हैं, अगर डेवलपमेंट और विकास की जहां बात आएगी तो और हमको और आपको इस कोरोना वैश्विक महामारी में कहीं न कहीं 2 कदम आगे बढ़ के देश हित में अगर थोड़ा सा
महंगाई या महंगाई की जिसको आप लोगों ने शब्द दिया है महंगाई, अगर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट लेना पड़ेगा तो आपको हमको सबको तैयार होना चाहिए और हमको सब आपको मिल करके सहयोग करके देश के लिए। देखिए सरकार कोई भी हो, सरकारें आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, शासन सत्ता आता है और जाता है, लेकिन जब बात देश की आए, बात जब महामारी की आए, बात जब किसी ऐसी परिस्थिति की आए जहां देश को कोई ना कोई एक कदम लेना पड़े, उसमें हमको और आपको सबको मिलकर, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 2022 के चुनाव में जिन लोगों ने महंगाई का नारा दिया और महंगाई की बात करती है, उनसे मैं कहता हूं देश की जनता समझदार हो गई है। देश को मालूम है कि मेरा पैसा कहां से आ रहा है और मेरा पैसा कहां जा रहा है, देश जानता है। और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ आबादी की जनता 2022 के चुनाव में जवाब देगी इसका। कभी विपक्ष की भूमिका में थे आप, कभी थे आप विपक्ष की भूमिका में, आपने भी ठीक यही ढिढूरा पीटा जो फिलहाल का विपक्ष पीट रहा है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तरदायी तो उस समय भी आपका यही था, और जो आप बात ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी उस समय सत्य होगा? जी देखिए, परिस्थितियां आदमी को समझनी चाहिए, और जब परिस्थितियां बदलती है, सरकारें बदलती हैं, तो निजाम भी बदलता है। मैं अभी भी आपको फिर से ये बात दोहरा दूं कि शासन और सत्ता बदलता है तो हमारे और आपके तीखी प्रक्रिया, आप जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, इतना तीखा सवाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम आज सरकार में हैं तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, कल कहीं ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं मैं विपक्ष में बैठा रहा तो भी आप हमसे ये सवाल करेंगे, तो जवाब मेरा वही होगा, इधर का उधर हो जाएगा। ये शासन और सत्ता का खेल है। देखिए, शासन सत्ता में बैठे लोग, कुछ लोग यहाँ से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, और कुछ लोग कुर्सी बचाने के लिए बोलते हैं। तो मैं यहाँ, हमारे पास कोई कुर्सी नहीं है। मैं बड़ा एक स्पष्ट सवाल में दूंगा, जवाब दूंगा आपको कि महंगाई की बात जितने लोग कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात उनसे कहना है कि देश की भौगोलिक स्थिति को, देश की आर्थिक स्थिति को, और देश जो वैश्विक महामारी से गुजरा उस स्थिति को समझिए और तब महंगाई का मूल्यांकन करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये बातें तो और भी लंबी जा सकती हैं, खींच सकती है, लेकिन फिलहाल इस बात को छोड़ते हैं। और आपने जैसे अभी हाल फिलहाल क्षेत्रीय रोजगार में आपने एक कार्यक्रम किया था, तो उस रोजगार पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ताकि और एक जिम्मेदारी और भी होती है जनप्रतिनिधियों की कि क्षेत्रीय स्तर पर जो रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि ऐसा किसी जनप्रतिनिधि अभी तक किया नहीं है, और उम्मीद भी शायद लोग लगा के रखते हैं, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन आपने कार्यक्रम किया था, तो उस कार्यक्रम को थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि लोग। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा कि ये मेरी संस्था है जी, और मेरा रोजगार, हमने रोजगार आपके द्वार हमने इसका नाम दिया था जी। और हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी कह लीजिए या हमारे गार्जियन कह लीजिए, हमारे बड़े भैया कह दीजिए, यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जो गाजीपुर में काम कर रही है। गाजीपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, और एक आत्मनिर्भर भारत हो, उसमें आत्मनिर्भर युवा हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और पिछले 16 फरवरी को हमारी मुलाकात संजय राय जी से गाजीपुर में हुई। वहाँ सेंट्रल के मंत्री आए थे, स्टेट के मंत्री आए थे, और वहाँ मैंने इनकी बातों को सुना और इनकी योजनाओं को बड़ा ध्यान से, क्योंकि मैं भी रोजगार की जब बात आई तो मैं सोचा कि आखिर क्या होगा ये चीज़। तो मैं संजय भैया से बात किया, पूछा, तो उन्होंने पूरी योजना हमको बताई। देखिए, इसमें छोटे लोगों से लेके बड़े, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, और ये वो चीज़ है जो हमारे छोटे व्यापारी, जो छोटे तबके के ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये एक रजिस्ट्रेशन फार्म हमारा गूगल फार्म आया है, जो लगभग हम एक डाटा तैयार किए, अभी 471 लोगों का डाटा मेरे पास आया है। लगभग 1 लाख लोगों ने उस पर अपना फार्म अप्लाई किया है। हम धीरे धीरे उसको सॉर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये छोटा बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हम लेके आए हैं। और मतलब आपके इस योजना का मैं वही बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन करने के बाद एक इनिशियल अमाउंट अगर आपके पास है, जैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया, जैसे 2 लाख की गाड़ी है या 60,000 का है, 70 का, उसमें एक इनिशियल अमाउंट 5,000 10,000 रुपये भर के फार्म भर के अप्लाई करेंगे आप। इसको हम टोटल, ये जितना काम है सबको हम, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, जिनको नौकरी और व्यवसाय करने के लिए जो सुविधा दी है, जो पैसा पड़ा हुआ है सरकार के पास, उनको हम सीधे सरकार से जोड़ेंगे। पहले बैंक में लोग जाते तो बैंक से भगा दिया जाता था। बैंक में किसान जाता था कि हमको रोजगार करना है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो बैंकर्स उनके सुनते नहीं पाए, क्योंकि बैंकर्स को एक गारंटी चाहिए था। यूथ रूरल फाउंडेशन और गुरु कृपा ने ये गारंटी लिया है कि आप फार्म अप्लाई करो, हम आपको ई रिक्शा देंगे या ठेला देंगे, चाहे जो कुछ भी देंगे, हम देंगे, उसको सीधे सरकार से जोड़ें। और सरकार की जो सब्सिडी आएगी 30%, 60%, 40%, जो भी सब्सिडी होगी, वो सब्सिडी भी हम करा के देंगे। और बाकी जो पैसा बचेगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप अपने हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से उसको भरते रहिए, ताकि वो ये ना हो कि कहीं उसको दोबारा कहीं जाकर के बैंक से पैसे मांगे। अभी एक बिजनेस शुरू करने के लिए हमको पैसे की जरूरत चढ़ेगी। हम ये कहते हैं कि आप आइए, आपके पास पैसा नहीं है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको व्यवस्था दे देता हूँ, आपको
पैसा उपलब्ध कराता हूँ, जाइए आप व्यापार के पहले। जैसे यहाँ पे अगर कोई लिखना पढ़ना ना जानता हो, रोजगार करना चाहता हो, ये तो सारी- कैसे आप तक पहुँच पाएगा वो? ये कैसे? सारी चीज़ें हैं। इस पे मेरा टोल फ्री नंबर दिया गया है। गूगल फॉर्म पे आप जाइए, जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ स्कैन कर सकते हैं। हमने अपना एक अपना टोल फ्री नंबर दिया हुआ। टोल फ्री नंबर पे जितने लोग फ़ोन करेंगे उनका डाटा कलेक्ट हो जाएगा। वो डाटा हर महीने की 30 तारीख को मेरे पास आ जाएगा। उस पर हम सेलेक्ट करेंगे और उनकी वो जो लिखवाएंगे, जो जिस चीज़ का उनका रिक्वायरमेंट करेगा उसका हम स्कैनिंग करेंगे और बैठ करके शॉर्टिंग करके उनको उनकी समस्या का समाधान हम करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि कुशीनगर में रह करके मैं किसी पद पे, किसी राजनीतिक पोस्ट पे रहूं न रहूं, लेकिन कम से कम अगर मेरी क्षमता है कि सरकार की योजनाओं को और लोगों तक पहुंचा पाऊं, और अगर अपने हाथों से मुझे मेरे से द्वारा किए गए काम से किसी के घर में चूल्हा जल जाए, तो मुझे लगता है कि मेरे 15 साल की राजनीतिक तपस्या, सामाजिक तपस्या वो सफल हो जाएगी। वही प्रयास मैं कर। मतलब आप चाहते हैं कि जो आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, उनको आप आईना दिखाना चाहते हैं कि हमने ये काम, हम ये सत्ता में मतलब पद पे न रहते हुए भी काम कर रहे हैं, और आप पद पे रहते हुए भी आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे तौर पर आप कहीं ना कहीं अपने ही जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये आपका नज़रिया हो सकता है। मेरा कोई ऐसी न मेरे मन में कोई मनसा है, न मैं अपने जनप्रतिनिधियों को कोई आईना दिखाना चाहता हूँ। सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा अलग है। कौन राजनीति में किस लिए आया है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। 15 साल अपने जीवन का मैंने भी बाहर गुजारा है, मैंने भी नौकरियाँ की हैं, बहुत प्रदेशों में मैं गया हूँ, और मैं बहुत अच्छे दिन भी देखा हूँ, बहुत बुरे दिन भी देखा हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको, आपके जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी अव्यवस्था है जिसको लगता है कि नहीं, वाकई अगर दूर कर दिया जाए तो हमारा क्षेत्र जो है विकास पथ पर काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो सकता है? देखिए, नई चीज़ों मैं आपके चैनल से एक बात जरूर कहूँगा, और ये बात सबको सोचना चाहिए। पढ़ा लिखा नौजवान सरकारी नौकरी करे ये जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान के पास तमाम ऑप्शन है, और बड़ा कष्ट होता है, खेद हो रहा है इस बात को कहने में कि पढ़ा लिखा नौजवान और नौजवान व्यक्ति भी खेती से भाग रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं गुजरात में गया था, दिल्ली में गया था, मैं कई जगह पे गया था। वहाँ के नौजवान पढ़े लिखे आधुनिक खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं, और वैज्ञानिक खेती करके जो 1 लाख रुपया हमारे वहाँ का किसान कमाता है, वो 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, आप वैज्ञानिक विधि को जानो, आओ हमारे पास, हम आपको स्किल करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, आप सीखिए, और सीख करके आप जाइए, करिए, देखिए आपको कितना लाभ होता है। जैसे ट्रेनिंग की आपने बात कही, तो देखिए ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं अभाव है इस क्षेत्र में, इस कुशीनगर जिले में कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का अभाव है, तभी यहाँ से बच्चे जो है आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। अब प्रतिभा की अगर बात कर लें तो प्रतिभा यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक लेके आया है, और किसी ने वो ऐसे स्केटिंग में और भी तमाम ऐसी खेल हैं जिसमें लेके आया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशिक्षण के अभाव में वो प्रतिभा भी डंप कर गए। तो आप कह रहे हैं कि प्रशिक्षण देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो बताइए कैसे संभव है? मैं दो चीज़ें स्पष्ट कर दूँ। पहली चीज़ कि नवंबर में हम इसकी पहली बार 50 या 100 लोगों की एक लिस्ट बनाए हैं, जिनको हम एक आयोजन करना है, मेला का आयोजन फिर से हम करेंगे। उसमें हम 50-100 लोगों को सेलेक्ट करके, और ये हम जो ठेला है, गाड़ी है, टेम्पो है, ये बांटने का काम करेंगे। और उसी दिन हम एक, चूँकि हम लोग भी एक ज़मीन देख रहे हैं जहाँ हमको ज़मीन मिल जाए, जहाँ हम थोड़ा सा डेवलप करके वहाँ स्किल करने की व्यवस्था बनाएं, वो चाहे खेती के माध्यम से हो या और भी कोई रोज़गार, स्वरोजगार जो करना चाहते हैं उनके लिए, तो हम वो व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आप लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ाइए कि मैं सारे उस नौजवान से अपील करूंगा कि राजनीतिक भाषा और राजनीतिक से अलग हट करके थोड़ा सा अपने बारे में और समाज के बारे में सोच करके हमसे जुड़े। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे क्षेत्र का नौजवान अगर काम करना चाहेगा तो उसको काम की कमी हम नहीं आने देंगे। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से हर उस नौजवान को बताना चाहता हूँ। रोजगार आपके द्वार जो आपने ये लॉन्च किया है, बहुत अच्छी मुहिम है, और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और फिर से हम अलग अलग जगहों से दिखाएंगे आपको, अलग अलग जो जनप्रतिनिधि हैं या जो नेता हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, और बताएंगे कि क्षेत्र की जो राजनीति की गर्माहट है आखिर सही दिशा में है, और क्षेत्र के जो युवा हैं आखिर जो दिशाहीन भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको मुख्य मार्ग देने के लिए, आखिर उनको सही पटल पर लाने के लिए अगर इस तरह की अगर काम किया जा रहा है तो वाकई सराहनीय है। इनको हम भी शुभकामनाएं देते हैं और हम भी अलविदा लेते हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।